पैसे वाला मायका देख ननद बनी भाभी। वर वधू की मांग में सिंदूर भर दे। विवाह संपन्न हुआ। अरे वाह, मेरी बहन की शादी पूरी हो गई। इसी खुशी में लूट लो यारो। जतिन, जो कि दुल्हन का भाई था, अपनी बहन की शादी होने की खुशी में उसने 5-500 के नोटों की गड्डियां लुटा दी। पैसे देखते ही सभी मेहमान उनके ऊपर टूट पड़े और रीमा के ससुराल वाले चौंक गए। हे भगवान, 500 रुपए की गड्डियां बहन की शादी में कुछ ज्यादा ही शेखियों में आ गए। लगता है भाभी के बड़े भाई। सुरभि भी मन ही मन जतिन के बारे में ऐसे ही सोचने लगी। और फिर कुछ देर बाद रीमा की विदाई हो गई और वो विदा होकर अपने ससुराल आ गई। रीमा एक अमीर खानदान की बेटी थी जिसने अपनी पसंद से बस एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़के से शादी कर ली थी। अभी रीमा और उसकी ननद एक साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। भाभी, आपका लहंगा कितना प्यारा है। ऐसा लग रहा है असली हीरो से इसके ऊपर काम हो रखा हो और डिजाइन भी ऐसा है जैसे कि बड़े डिजाइनर ने इसे डिजाइन किया हो। सुरभि, ये सिर्फ ऐसा लग नहीं रहा है बल्कि ऐसा ही है। जानती हो, ये लहंगा पूरे 5 लाख का है। 5 लाख? हाँ सुरभि, 5 लाख। मेरे भैया जतिन भैया मुझे शादी की शॉपिंग करवाने गए थे। अब शोरूम जाकर उन्हें कोई और डिजाइन अच्छा ही नहीं लगा। जो सबसे महंगा लहंगा था भैया ने मुझे वही दिलवाया। क्या बात है। और जानती हो सुरभि, सिर्फ ये लहंगा ही नहीं, मेरी मेहंदी भी 1 लाख रुपए में लगी हुई है और ये मेकअप ये भी पूरे 2 लाख रुपए का है। ही राम, जब आपके भैया ने पैसे लुटाए थे तब मैं ये सोच रही थी कि ये जोश में होश खो रहे हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी अमीर पार्टी है। अमीर पार्टी? सुरभि, तुम भी ना बड़ी फनी बातें करती हो। वैसे सुरभि, मैंने तुम्हें अपने घर और भैया के बारे में कितना कुछ बता दिया। अब तुम भी बताओ कि आखिर तुम्हारे भैया कैसे हैं, क्या पसंद करते हैं। मुझे तो उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। बताती हूँ ना भाभी, मेरे भैया बहुत अच्छे सीधे साधे से इंसान है और उन्हें ना खाने का बड़ा शौक है। वो अच्छी अच्छी चीजें लाकर खाते भी और खिलाते भी हैं। अच्छा। सुरभि और रीमा दोनों ही एक दूसरे से इसी तरह बातें करने लगी और बातें करके सुरभि रीमा के कमरे से आ गई, जहां अकेले में वो खुद से ही बोलने लगी। भाभी के भाई कितने काबिल और अमीर हैं। उन्होंने भाभी को कितने नाजों में पाला है। मैं भी अपने लिए ऐसा ही अमीर हमसफर ही चाहती हूँ। कैसा हो अगर भाभी के भैया से मैं शादी कर लूं और भाभी की भाभी बन जाऊं। सुरभि के मन में ऐसे ख्याल जागने लगे। कुछ ही देर बाद सुबह हो गई और आज रीमा की पहली रसोई की रस्म थी, जिसमें उसने विदेशी डेजर्ट टिरामिसू बनाया। भाभी, ये क्या है? न खीर है न हलवा। बहू, ये जो भी है देखने से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर है क्या। माँ जी, ये टिरामिसू है। टिरामिसू पता है, मैंने इसे खास चाइना में जाकर बनाना सीखा था और वहीं के सामान से आज मैंने इसे यहाँ बनाया है। खाकर तो बताइए आप सभी को कैसा लगा। रीमा के बोलने पर सभी ने 1-1 चम्मच उसका डेजर्ट खाया, जिसको खाते ही अति उत्तम। इसे खाते ही मेरी शुद्ध हिंदी जाग गई। रीमा, मानना पड़ेगा, तुम्हारी बनाई हुई ये डिश तो सुपर हिट है। सही कहा, शानदार। भाभी, एक डिश सीखने के लिए आप चाइना चली गईं। क्या नसीब है बेटा, अमीरों के लिए सब कुछ आसान होता है। हाँ माँ, सही कहा आपने। वैसे भाभी, मानना पड़ेगा, आपने डेजर्ट तो बहुत ही अच्छा बनाया है। सुरभि भी रीमा की तारीफ करने लगी, लेकिन मन में उसके बस रीमा के मायके वालों की अमीरी ही घूम रही थी। चाहे जो हो जाए, भाभी के भाई से तो अब मैं शादी करके रहूंगी, तभी तो फिर मैं भाभी की ननद से भाभी की भाभी बन पाऊंगी। सुरभि ऐसे ही मन सोच सोच कर मौके की ताक में रहने लगी। देखते ही देखते कुछ दिन और गुजर गए और वो दिन भी आया जब रीमा का पूरा ससुराल उसके मायके जाने वाला था। माँ जी, सभी रेडी हैं तो फिर हम चलें क्या मेरे पगफेरे की रस्म करने? हाँ बहू, बस वो अभी सुरभि नहीं आई है। माँ, मैं भी तैयार हूँ, चलिए चलते हैं। सुरभि, इतना बन ठन कर क्यों जा रही है? बड़ी बड़ी बालियां, ये महंगा सूट। बेटा, तेरी भाभी का पगफेरा है, तेरी सगाई नहीं। ओहो माँ, अब लड़कियां ही नहीं बनेंगी और सवरेंगी तो कौन बनेगा? आप ऐसी बातें मत किया करो। और मैं अच्छी लग रही हूँ, चलो चलते हैं। हाँ माँ जी, ये उम्र तो लड़कियों की बनने संवरने की ही होती है। होने दो ना सुरभि को तैयार। रीमा की भी बात सुनकर फिर यशोदा कुछ नहीं बोली और वो सभी गाड़ी में बैठकर रीमा के घर आ गए। रीमा के घर की जगह एक बहुत ही बड़ा महल खड़ा हुआ था। आसपास गार्डन में हरियाली थी और उनके स्वागत में दरवाजे पर नौकर भी थे। हे भगवान, घर नहीं, ये तो महल है महल। मेरे तो भाग खुल जाएंगे अगर मैं यहाँ की बहू बन जाऊं तो। सुरभि, ये मौका तुझे हाथ से नहीं जाने देना है। हे भगवान, ये घर है या महल? यहाँ आकर तो बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। क्यों अजीब क्यों लग रहा है माँ जी? माँ जी, ये सिर्फ मेरा नहीं आपका भी घर है। चलिए अब अंदर आइए।
रीमा अपनी सास और ननद वगैरह को अपने घर के अंदर ले गई। अंदर से भी घर नौकरों से भरा हुआ बेहद आलीशान था। सुरभि की इस अमीरों को देखकर लार टपक रही थी कि तभी रीमा का भाई जतिन आ गया। अरे अरे, आइए आइए, स्वागत है, बैठिए ना। जतिन के बोलने पर सभी सोफे पर बैठ गए। जतिन भी सोफे पर ही था और उसके पास सुरभि चिपक कर बैठ गई। अरे सुरभि, तू कहाँ रीमा के भाई में घुसकर बैठ गई है? यहाँ आजा, यहाँ जगह खाली है। नहीं माँ, मुझे नहीं आना, इधर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बैठने। सुरभि की इस हरकत पर सभी को काफी हैरानी हुई, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। ऐसे ही जब सभी खाना खाने बैठे तब, अरे रीमा, मुझे हरी चटनी तो देना। ये लीजिए। और कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं शुक्रिया। ये रीमा की ननद के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। जब से आई है बस जतिन के गले पड़ गई है। सभी को सुरभि का जतिन के इतना पास आना सही नहीं लग रहा था, लेकिन पैसे के ख्वाबों में चूर सुरभि कुछ नहीं देख पा रही थी। ऐसे ही उसने जतिन के आगे पीछे रहकर उसे इम्प्रेस करना चाहा और शाम के वक्त जब वो आ रहे थे, ये लीजिए, और हाँ, हम आज से दोस्त हैं, ये मेरा फोन नंबर है, कॉल जरूर करना। सुरभि ऐसे बोलते हुए जतिन को पेपर देकर आ गई। जतिन ने भी सुरभि के जाने के बाद उससे बात करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जतिन सुरभि के प्यार में पड़ गया और उसने उससे शादी का फैसला कर लिया। सभी घरवाले भी उनकी शादी को लेकर मान गए और सुरभि की जतिन से शादी हो गई। अब सुरभि की शादी हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। डियर, आज तुम फ्री हो? नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ। आज मुझे मेरे हेयर केयर एक्सपर्ट के पास जाना है। मैंने तो सोचा था आज हम थोड़ा वक्त साथ बिताएंगे। थोड़ा वक्त साथ? किस खुशी में? मैं अपनी ब्यूटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। ठीक है, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। जतिन को सुरभि की बात सुनकर काफी बुरा लगा। सुरभि ऐसी ही थी, उसने जतिन से शादी बस पैसे के लिए की थी। सुरभि की बात सुनकर जतिन अकेले ही बाहर चला गया। ऐसे ही एक दिन सुरभि के घर उसकी माँ और भाभी आई। मेरी तो ननद ही मेरी भाभी बन जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वैसे माँ, इस वक्त सुरभि है का? कहीं दिख नहीं रही? अपने कमरे में ही होगी। बहन, सुरभि को बुला दो, देखने का बड़ा दिल कर रहा है। उर्मिला सुरभि को उसके कमरे में बुलाने गई, लेकिन माँ जी, भाभी और माँ से मना कर दीजिए, इस वक्त मैं अपने किसी जरूरी काम में बिजी हूँ तो आ नहीं पाऊंगी। सुरभि अपनी सास के बोलने पर भी अपनी भाभी और माँ के पास नहीं आई। उसका यही पैसे का घमंड उसे सबसे दूर कर रहा था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब सुरभि अपने पैसे के लालच की वजह से अकेली हो चुकी थी। न जतिन उसे वक्त देता था, न उसके मायके वाले उससे कोई मतलब वास्ता रखते थे, जिसकी वजह से अब सुरभि को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मैंने अपनों के साथ अच्छा नहीं किया, मैंने सिर्फ पैसा देखकर ही शादी की और पैसे से प्यार किया, जिसकी वजह से आज सभी मुझसे दूर हो गए। आज मेरे पति को भी मेरे लिए वक्त नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला तब मैं उनके लिए नहीं थी। मुझे सबसे माफी मांगनी चाहिए। सुरभि को अब तन्हाई से एहसास हो गया था कि पैसा सिर्फ फौरी तौर पर खुशी दे सकता है, लेकिन सुकून और असली खुशी परिवार के साथ से ही होती है। सुरभि ने अपने पति से ये सब जानने के बाद माफी मांग ली, जिसके बाद वो भी खुशी खुशी रहने लगी। माँ, हम कब थे सिर्फ दाल रोटी ही खा रहे हैं, मुझसे अब सूखी दाल रोटी नहीं खाई जाती। माँ, कुछ अच्छा बना कर खिलाओ ना। मेरे बच्चे, अभी आप ये दाल रोटी ही खा लो, पापा कल तुम्हें बहुत ही अच्छा खाना खिलाएंगे। माँ, आप रोज ऐसा ही बोलते हो, लेकिन खाने को सिर्फ दाल और सूखी रोटी ही मिलती है। अपने बच्चों की बातें सुनकर विजय का दिल भर आता है और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और वो खाने से उठकर घर से बाहर आ जाता है। क्या हो गया विजय जी, आप खाने से उठकर क्यों आ गए? और कब तक मेरे बच्चों को ऐसे ही झूठा दिलासा देती रहोगी? उन्हें सच क्यों नहीं बता देती कि उनका बाप नकारा है और उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? चुप हो जा मेरा बेटा, मत रो। ऐसे रोकर अपना दिल छोटा मत कर। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ये कैसा भगवान है जो सच्चाई को पीछे और गद्दार को आगे बढ़ाता जा रहा है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है विजय बेटा, गलती तो तेरे बड़े भाई की है, जिसने तेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करी और पैसों के चक्कर में पूरे परिवार को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। देखना, पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। सुमित्रा यहाँ उन तीनों की बात कर रही थी जब पूरा परिवार एक आलीशान घर में खुशी खुशी रहता था, लेकिन चंद पैसों के चक्कर में विजय का बड़ा भाई अपनी बीवी के साथ षड्यंत्र रच के पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके और पूरे पैसे पर हक जमा कर पूरे परिवार को घर से बेघर कर देता है, जिसकी वजह से आज सुमित्रा के परिवार को ये दिन देखना पड़ रहा था। हिम्मत रख मेरा भाई, तेरे छोटे बच्चे तुझे ऐसे रोता देखकर घबरा जाएंगे। अपने बच्चों के लिए तो हिम्मत कर मेरे विजय भाई।
सारे परिवार के लोग विजय को हौसला देकर घर के अंदर लेकर आते हैं और खाना पीना खाकर जमीन पर बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, माँ कुछ करो ना माँ। विजय जी, हीनू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना होगा। विजय घबराते हुए अपनी छोटी बेटी को अस्पताल लेकर जाता है। घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन काफी समय से ये बासी खाना खा रही हैं, जिस वजह से इनकी ये हालत हुई है। देखिए, मैंने कुछ दवाइयां दे दी हैं, आप इन्हें खिला दीजिएगा। अगले दिन सुबह अरे रामलाल, क्या हाल है तेरे? हाँ, चला बहुत दिन हो गए, मेरे घर का किराया निकाल। वो सेठ जी, अभी तो हमारे पास एक भी रुपया नहीं है। कल रात मेरी छोटी पोती की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जो पैसे थे उसके इलाज में लग गए। अरे क्या 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 कहा तूने? एक भी रुपया नहीं है? अरे मैं ही पागल हूँ जो हर बार तुम गरीबों पर दया खा जाता हूँ। लेकिन बस अब और नहीं, अभी क्या भी मेरा घर खाली करो, नहीं तो मैं पूरे परिवार को घर से धक्के मार के बाहर कर दूंगा। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मेरे 2 छोटे बच्चे, मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? अरे मेरे आगे रोना धोना मत कर, मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा। मेरे भरोसे बच्चे पैदा किए थे क्या? चल अब निकल जा मेरे घर से। मकान मालिक उन सबको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। सभी लोग घर की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी भोला और हीनू अपनी माँ से कहते हैं, माँ, हम कब से ऐसे इधर उधर भटकते जा रहे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ मेरे बच्चों, बस थोड़ी दूर और चलो, फिर मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। चलते चलते रीना की नजर एक सड़क पर रखे डस्टबिन पर जाती है और रीना उस डस्टबिन के पास जाकर के, भाभी ये क्या कर रही हो आप? तो और क्या करूं कोमल, मेरे दोनों छोटे बच्चों ने कल रात से कुछ नहीं खाया और अभी मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने इन गंदी रोटी को अपने आंचल से साफ कर दिया है ताकि मैं अपने बच्चों का भूखा पेट भर सकूं। रीना उन रोटी को अपने दोनों बच्चों को खिलाती है और फिर से पूरा परिवार सड़क पर घर की तलाश में निकल जाता है। हे भगवान, अब ये बूढ़ा शरीर एक और कदम भी नहीं चल पाएगा। मेरे घुटनों ने तो जवाब दे दिया है बहू, बस अब यहीं रुक जा। दादी माँ, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? रीना, अब हमें यहीं रुकना होगा। दादी माँ अब एक और कदम नहीं चल पाएंगी। आप सही कह रहे हैं। सुनिए, घर खाली करने के वक्त मैंने एक बहुत बड़ा पन्नी अपने साथ रख लिया था। चलिए उस पन्नी से ही एक छोटा तिरपाल बना लेते हैं। विजय और रीना और कोमल मिलकर उस पन्नी से सड़क पर ही एक छोटा सा तिरपाल बनाते हैं। विजय, मेरे पास कुछ रोटियां रखी हुई हैं, हम लोग उसी को खा लेते हैं, फिर कल सुबह जाकर कोई काम ढूंढ लेंगे। गरीबी और लाचारी से जूझता हुआ परिवार डस्टबिन से निकली हुई उस गंदी रोटी को खाकर अपनी रात गुजार रहा था। तभी देर रात जब पूरा परिवार अपने छोटे से तिरपाल में सो रहा होता है कि तभी अचानक, अरे कौन है इस तिरपाल के अंदर? खाली करो इसको। कौन है? सुनाई नहीं दे रहा? क्या डंडे बजाना शुरू करूं क्या? क्या हुआ सर? क्या हुआ? अरे इस बीच सड़क पर तुझे किसने अपनी झुग्गी लगाने को कहा? तुम जैसे लोग आए दिन सड़क पर ऐसे झुग्गी बनाकर बस जाते हो। अभी के अभी इसको खाली करो या मैं इसको अभी तोड़कर फेंकूं। हाँ? भगवान के लिए हम लोगों पर थोड़ी तरस खाइए। इन छोटे बच्चों को लेकर इस रात में मैं कहाँ जाऊंगा? मत करिए हमारे साथ ऐसा। अरे अगर तुम जैसे लोगों पर मैंने तरस खाना शुरू कर दिया तो आए दिन कोई ना कोई यहाँ पर सड़क पर ही झुग्गी बनाकर रहने लगेगा। रुको, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मुझे तुम्हारी झुग्गी खुद यहाँ से तोड़ के फेंकनी पड़ेगी। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। हम जैसे लाचार लोगों पर आपको जरा भी तरस नहीं आई कि मैं अपने इन 2 छोटे बच्चों को लेकर रात में कहाँ जाऊंगी। अब रीना अपने पूरे ससुराल वालों के साथ दर दर की ठोकरें खा रही थी, लेकिन उसे रहने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। काफी दूर चलने के बाद वो एक सुनसान जंगल में आ जाती है, जहाँ उसकी नजर एक टूटे फूटे प्लेन पर पड़ जाती है। ये देखिए माँ जी, यहाँ एक टूटा फूटा एरोप्लेन पड़ा हुआ है। ऐसा करते हैं, इस रात हम लोग इस एरोप्लेन में ही चलते हैं। हाँ रीना, तुम सही कह रही हो। रात बहुत ज्यादा हो गई है और इस खुले जंगल में इस तरह घूमना हम सबके लिए ठीक नहीं है। रीना के कहने पर अब रीना का पूरा परिवार, पूरा ससुराल उस एरोप्लेन के अंदर आता है। सभी लोग एरोप्लेन की चीजों को निहार रहे होते हैं। ये देख भाई, इसमें तो खिड़की भी है और ये गद्देदार सीट कितनी मुलायम है। सुनिए जी,
मुझे किसी की दर्द में करहाने की आवाज आ रही है। ये आवाज तो उस तरफ से आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। अरे ये तो पायलट है, इनके शरीर पर काफी जख्म लगे हुए हैं, हमें जल्द से जल्द इनकी देखभाल करनी होगी। अभी तो हमारे पास कोई भी घर नहीं है और हमें इनकी देखभाल भी करनी है। ऐसा करते हैं, अब हम सभी लोग इस एरोप्लेन के अंदर ही अपना घर बना लेते हैं ताकि हम उनकी देखभाल तरीके से कर पाएं। रीना अब अपने पूरे ससुराल वाले के साथ उस टूटे प्लेन में आकर बस जाती है। वैसे इस टूटे प्लेन के घर में भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा खासा गद्दा है, खिड़की है, सारी फैसिलिटी है इस टूटे फूटे प्लेन में। रीना का पूरा ससुराल उस टूटे प्लेन के घर में बहुत खुश था और उसी जख्मी पायलट की सेवा भी कर रहा था। माँ जी, मैंने इस पायलट को यहाँ पर लिटा दिया है और हल्दी वाली पट्टी उनके जख्मों पर लगा दी है। इससे उनके दर्द को आराम मिलेगा और हल्दी एंटीबायोटिक होती है तो इनका जख्म भी जल्दी भरने लगेगा। ऐसे कुछ समय गुजरता है और एक दिन पायलट को होश आना शुरू होता है। नहीं, अभी आप उठने की हालत में नहीं हैं, अभी आप आराम करिए और अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बोलिए, मैं आपको ला कर देती हूँ। नहीं, अब मैं ठीक हूँ। धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की। मैंने तो सोचा था कि इस ट्रेनिंग में मेरी मौत ही हो जाएगी, लेकिन सही समय पर आकर आप लोगों ने मुझे बचा लिया। कैसी ट्रेनिंग सर? दरअसल मेरी ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनिंग के दौरान जब मैं यहाँ प्लेन चला रहा था तो ये प्लेन क्रैश हो गई और बहुत ही सुनसान जगह पर आकर गिर गया। मेरी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी जिस वजह से मैं किसी को कुछ नहीं बता पाया, लेकिन सही समय पर आप यहाँ पर आ गए और आज मैं आप लोगों की बदौलत ही ठीक भी हूँ। लेकिन अब आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। पायलट अब उस गरीब परिवार को अपने आलीशान घर में लेकर जाता है जहाँ पायलट की माँ विमला अपने बेटे को देखकर कहती है, हरीश मेरा पायलट बेटा तू ठीक है? कब से तेरी राह तक रही है तेरी माँ, कहाँ था तू? माँ अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो इन लोगों का करिए। आज आपका बेटा इनकी बदौलत ही आपकी आंखों के सामने है। हरीश अपनी माँ को उन गरीब परिवार की सारी दास्तान बताता है, वो कैसे उस प्लेन में आए और किस तरीके से उसकी मदद करी। ठीक है हरीश जी, अब हम लोग चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। रुको विजय, तुमने मेरे इकलौते बेटे के लिए इतना किया है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती? मैं जानती हूँ कि तुम एक बेघर थे, गरीब थे और उस लाचारी में भी तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। विमला अपने इकलौते बेटे के वापस आने से बहुत खुश थी, इसलिए वो खुश होते हुए विजय के गरीब परिवार को एक सुंदर सा घर देती है और हरीश उसे अपनी कंपनी में वॉचमैन की नौकरी देता है, जिसके बाद से विजय का पूरा परिवार उस घर में खुशी खुशी गुजर बसर कर रहा है।